हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं सेक्शन 358 CRPC 319 अपराध की दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति। तो जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उसका अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से पता चलता है कि ये व्यक्ति अभियुक्त के रूप में तो नहीं किंतु अन्य व्यक्ति के रूप में इसका अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है कि क्योंकि इसने ऐसा कोई फलाना अपराध किया है, तो वहाँ न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है कार्रवाई कर सकता है। तो वहाँ न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। सेकेंड क्लॉज इसका है कि जहाँ ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है तो वहाँ पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उसे मामले की परिस्थिति के अनुसार गिरफ्तार वारंट या समन जारी किया जा सकेगा। ठीक है। और जहाँ कि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तारी या समन न किए जाने पर भी न्यायालय में हाजिर है, ऐसे न्यायालय के द्वारा उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है जांच या विचारण के प्रयोजन से उसे कस्टडी में लिया जा सकता है। ठीक है। अगर समन या वारंट जारी नहीं किया गया है गिरफ्तारी के लिए और फिर भी वह न्यायालय में हाजिर है तो ऐसे व्यक्ति को जब तक कि जांच या विचारण चल रहा है उसे कस्टडी में रखा जा सकता है। ठीक है, निरुद्ध किया जा सकेगा, डिटेन किया जा सकेगा। जहां न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन कार्रवाई करता है। उपधारा 1 में जहां न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है तो कह है कि वहाँ उस व्यक्ति के बारे में कार्रवाई फिर से प्रारंभ हो जाएगी और साक्षियों को फिर से सुना जाएगा। तो जहाँ ऐसी कार्रवाई की जा रही है वहाँ उसके बारे में कार्रवाई फिर से स्टार्ट होगी और साक्षियों के साक्ष्य को फिर से सुना जाएगा और खंड कह के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे मामलों में कार्रवाई की जा सकती है मानो वह व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस पर अपराध का संज्ञान किया था जिस पर जांच और विचारण प्रारंभ किया गया। तो ऐसे व्यक्ति को अभियुक्त व्यक्ति माना जाएगा और कब, जबकि न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान प्रारंभ किया था जिस पर की जांच या विचारण आरंभ की गई थी। तो ये है कि अपराध से के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्ति का विचारण कैसे किया जाएगा, उसके बारे में क्या कार्यवाही है 319 और BNS 358। अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन इस कोड की 359 CRPC 320 अपराधों का समन, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। सबसे पहले अपराधों का समन समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। पूछ लिया जाता है कि अपराधों का समन किया जाना कौन सी लिस्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। सबसे पहले हमें नीचे सारणी में प्रथम दो स्तंभों को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अधीन बताया गया है। ठीक है। इन दो स्तंभों में अपराधों की श्रेणियों को बांटा गया है। पहली जो श्रेणी है उसमें तो अपराध समनीय है, उनका समन करवाया जा सकता है। दूसरी जो श्रेणी है उनमें ऐसे अपराध हैं जिनका कोर्ट की अनुमति से, न्यायालय की अनुमति से समन करवाया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं ये ऑफेंस कौन कौन से हैं। हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं इनका। फर्स्ट है, अब सबसे पहले अपराध आएगा, धारा आएगी BNS की, उसके बाद उसके किस व्यक्ति के द्वारा समन करवाया जा सकता है। इन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं, चाहे एग्ज़ाम APO का हो और चाहे RJS का हो, चाहे कोई भी जुडिशियल सर्विसेज हो। इसमें कौन समन करवा सकता है, कौन सी धारा में है और कौन सा अपराध है, तीनों के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले किसी विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना 498A जो उसमें थी IPC में, महिला का पति और स्त्री दोनों कर सकते हैं। दूसरा स्वेच्छा उपहति कारित करना 115 का क्लोज 2, इसमें जिससे उपहति कारित की गई है। प्रकोपन पर सेक्शन 122(1) और जिससे उपहति कारित हुई है। प्रकोपन पर अगर किसी उपहति कारित की गई है, इसको हम फटाफट देखेंगे।
आगे सेक्शन 122 का क्लोज 2 में है, गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना, तो वह व्यक्ति जिसे घोर उपपत्ति कारित की गई है, इसमें जो एग्रीव्ड पर्सन है वही करेंगे इसके लिए, कि वही देखेंगे कि ऐसे अपराध कर उन्हें समन करना चाहिए अथवा नहीं। किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध या परिरोध 126(2), 127(2), तो जिससे ऐसा किया गया है कि 3 दिन से अधिक परिरोध, ये उसी का चल रहा है 127 का क्लोज 3। ये सारे BNS के सेक्शन हैं और मुझे सारे सेक्शन रिकॉल हैं IPC के, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है उनमें। परिरुद्ध व्यक्ति कर सकेगा 10 दिन तक जिसे किया गया, उसमें भी परिरुद्ध व्यक्ति। गुप्त स्थान में किसी का परिरोध किया गया 127 की क्लोज 6 में, तो परिरुद्ध व्यक्ति। हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है, सेक्शंस ये हैं, तो इसमें जिस पर किया गया है वो। और किसी व्यक्ति को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इसमें पूछ लिया जाता है, सेक्शंस पूछ ली जाती है। ये चलो ये तो हमें अंदाज़ा होता है कि एग्रीव्ड पर्सन है, लेकिन सेक्शंस पूछ ली जाती है। सेक्शन का नाम देखिए पूछ लिया जाता है 302 में कौन सी चीज़ है, ठीक है। चोरी 303 के क्लोज 2 में चुराई हुई संपत्ति का स्वामी करेगा। संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग 314 में संपत्ति का स्वामी। वाहक, घाटवाल आदि के द्वारा आपराधिक न्यासभंग, इसमें भी जिसके संबंध में किया गया है। चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने में चुराई हुई संपत्ति का स्वामी। चुराई हुई संपत्ति को जानते हुए उसको कि वह चुराई हुई है छिपाने में, वैनित करने में सहायता करता है, तो चुराई हुई संपत्ति का स्वामी। छल है 318 की क्लोज 2 में, तो जिससे छल किया गया है। प्रतिरूपण द्वारा छल 319 क्लोज 2 में, जिससे छल किया गया है। लेनदारों को वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति आदि को कपटपूर्वक छिपाना 320, उससे प्रभावित जो लेनदार हैं उसे। आगे है 321 सेक्शन 322। नेक्स्ट है 323 में संपत्ति का कपटपूर्वक छिपाया जाना। प्रभावित लेनदार होगा रिष्टि के संबंध में, जिसे हानि नुकसान हुआ है। जीव जंतु का वध करने के संबंध में उसका स्वामी होगा। सिंचन संकर्म के संबंध में अगर किसी पानी जल की धार वगैरह को या जल की धारा को मोड़ा गया है, तो उसमें जिसे हानि या नुकसान हुआ है वह व्यक्ति। आपराधिक अतिचार 329 वेरी इंपॉर्टेंट। गृह अतिचार वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी के साथ है गृह अतिचार से रिलेटेड पीछे चोरी से पड़ गया है, वो सारे सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अन्य व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लाए गए कूटकृत चिन्ह, मिथ्या व्यापार चिन्ह, आपराधिक अभित्रास, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती है कि कौन सी सेक्शन में है। और समन ऐसे पूछा जाएगा कि क्या ये समनीय है अथवा नहीं है, तो यह समनीय है। अब जो हम नेक्स्ट लिस्ट पढ़ेंगे वो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट समनीय होगा, ठीक है। कंपाउंडेबल तभी होगा। लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान 352। और इसके अलावा ये कि अगर वो उत्प्रेरित करना 511 नहीं 509 में था कि वह देवी या प्रसाद का भाजन कराया जाएगा 354। और मान हानिकारक पुस्तक वस्तुएं मुद्रित उत्कीर्ण करना, सेवा संविदा का आपराधिक भंग करना, तो ये सभी चीज़ें कंपाउंडेबल है। इनका समन किया जा सकता है, किनके द्वारा किया जा सकता है। मानहानि इम्पोर्टेंट है, गृह अतिचार इम्पोर्टेंट है, चोरी से संबंधित चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं इसकी टेबल 2 इसकी क्या कह रही है। विद द परमिशन ऑफ कोर्ट करवाया जाएगा, तो इसमें है कि अगर शब्द विक्षेप के द्वारा किसी महिला की लज्जा का अनादर करने से आश्रित है, ठीक है। पति पत्नी के जीवन काल में ये सारे महिला से संबंधित ऑफेंस आ गए। 82 गर्भपात कारित करना, घोर उपपत्ति कारित करना, स्वेच्छा, ठीक है। तो जिसे कारित हुई है, उतावलेपन, उपेक्षा से कोई कार्य करना जिससे कि घोर उपपत्ति कारित हो। इसके अलावा आपराधिक न्यासभंग हमने इसमें भी देखा था, ठीक है। इसमें आपराधिक न्यासभंग नहीं था, हाँ वो वैसे था, आपराधिक न्यासभंग पर्टिकुलर वैसे नहीं था। लिपिक या सेवक के द्वारा, तो ये इसमें आ रहे हैं, ठीक है। इसकी सारणी 2 में आ रहे हैं, तो इसकी सारणी 2 में यहाँ लिखा गया है कि 2 स्तंभ में दिए गए हैं और अपराधों का जो समन है उस न्यायालय की अनुज्ञा से जिसके समक्ष ऐसे अपराध के लिए अभियोजन लंबित है, उस न्यायालय की अनुमति से करवाया जा सकेगा। आपराधिक न्यासभंग हो गया। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। छल द्वारा संपत्ति परिधित करना, सेक्शन 318। आगे है ये 352 मानहानि के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल के संबंध में लोक कृत्यों के संबंध में मानहानि, तो इसमें भी समन जो है वो कोर्ट की अनुमति से कराया जा सकेगा।
तो ये इसकी लिस्ट है, सेकंड वाली लिस्ट छोटी है, ये लिस्ट याद होनी चाहिए जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाए। आगे है इसका क्लोज 3 क्या कह रहा है कि जब कोई अपराध इस धारा के अधीन समनीय है तब ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण का और उसके प्रयत्न का, ठीक है, या जहां अभियुक्त व्यक्ति बीएनएस की धारा 3 की उपधारा 5 के अधीन या धारा 190 के अधीन दायी है तो समन उसी प्रकार उससे करवाया जा सकता है। अपराध के दुष्प्रेरण प्रयत्न का भी समन करवाया जा सकेगा। 4 का खंड क्या कह रहा है कि जब वह व्यक्ति जो इस धारा के अधीन समन करने के लिए अन्यथा सक्षम है, ठीक है, वह बालक है, पहले 18 वर्ष से कम आयु था, बालक की परिभाषा ही वही होती है, या विकृत चित है, तब कोई अन्य व्यक्ति जो उसकी तरफ से संविदा करने के लिए सक्षम है न्यायालय की अनुज्ञा से अपराध का समन करवा सकता है। और जहाँ की कोई व्यक्ति मर गया है तब सीपीसी में उसका जो लीगल हायर होगा वो न्यायालय की सम्मति से समन करवा सकेगा। इन क्लोजेस से भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। क्लोज 5 है कि जब अभियुक्त विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया जाता है, दोष सिद्ध कर दिया जाता है और अपील लंबित है, ठीक है, तब अपराध का समन उस न्यायालय की इजाज़त के बिना नहीं किया जाएगा जिसे उसे सुपुर्द किया गया है, सुपुर्दगी वाला न्यायालय या जहाँ उसकी अपील सुनी जाती है। तो मामला जिस भी स्टेज पर है उस न्यायालय की अनुमति से उसका अपराध सुना जाएगा कि ऐसा अपराध समन किया जा समनीय होगा अथवा नहीं। और क्लोज 6 कह रहा है कि धारा 442 के अधीन पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों को प्रयोग में कार्य करते हुए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध का समन करने की अनुज्ञा दे सकते हैं जिसका समन करने के लिए वह व्यक्ति इस धारा के अधीन सक्षम है। पुनरीक्षण की शक्तियों में भी समन किया जा सकता है। क्लोज 7 में है कि अगर कोई व्यक्ति वर्धित दंड के कारण या किसी किस्म के भिन्न दंड से दंडनीय है तो ऐसे अपराध का समन नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि क्या वर्धित दंड में वो किया जाएगा, समन नहीं किया जाएगा, या भिन्न किसी दंड में जिस दंड से पूर्व दोष सिद्धि के कारण अभियुक्त की पूर्व दोष सिद्धि के कारण भिन्न किस्म के दंड से दंडनीय है तो भी अपराध का समन नहीं किया जाएगा। और समन का प्रभाव क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समन का प्रभाव अभियुक्त की दोष मुक्ति होगी, ठीक है। और नेक्स्ट है कि समन जो है वो इन्हीं धाराओं के अनुसार किया जाएगा अन्यथा नहीं किया जाएगा। इस पे भी क्लोज 8 पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि समन का प्रभाव क्या होगा, तो समन का प्रभाव दोष मुक्ति होगा। अब इसके रिगार्डिंग हम कुछ केस लॉज देखते हैं। तो वो केस लॉज हैं अपने मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल और मनीष बनाम मध्य प्रदेश 2014-2015 का केस है कि रेप को ऑफेंस में समन नहीं करवाया जाएगा। नेक्स्ट है ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 320 के तहत गंभीर अपराधों का समझौता नहीं हो सकता जैसे कि हत्या, रेप और डकैती, किंतु यदि पक्षकारों के मध्य विवाद मुख्य रूप से दीवानी, पारिवारिक या वित्तीय प्रकृति का है तो हाईकोर्ट 482 की शक्तियों का उपयोग कर एफआईआर या आपराधिक कार्रवाई को क्वैश कर सकती है, रद्द कर सकती है। सूरज सिंह गुर्जर बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2024 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतें और जो ट्रायल कोर्ट है वो आपसी समझौते के आधार पर किसी भी अपराध का समन करने की अनुमति नहीं दे सकते। ये केवल हाईकोर्ट 482 में और सुप्रीम कोर्ट 142 में ही रद्द कर सकते हैं, आर्टिकल 142 में और हाईकोर्ट सीआरपीसी 482 में। जिंक इंडस्ट्री लिमिटेड बनाम अमरलाल बिजवानी 2012 का केस है। इसमें कहा गया कि 320 के प्रावधानों का प्रयोग जो है वो हाईकोर्ट के द्वारा सख्ती से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें केस दयावती बनाम योगेश कुमार 2017 का, योगेश कुमार गोशेन, कि यदि पक्षकारों के मध्य विवाद जो है वो मध्यस्थता से सुलझ रहा है, ठीक है, तो 320 में वो मान्य माना जाएगा, ठीक है। आर्बिट्रेशन के माध्यम से, आर्बिट्रेटर के माध्यम से कोई विवाद सुलझ रहा है तो वो मान्य माना जाएगा। नेक्स्ट है इसमें केस यदि अपराध असमनीय है तो हाईकोर्ट 482 में समन करवा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। एचएस जोशी बनाम हरियाणा राज्य में कहा कि हाईकोर्ट 482 में समन करवा सकता है, 482 में उन कार्रवाइयों को क्वेश करते हुए, अपास्त करते हुए। जितेंद्र रघुवंशी, बबीता रघुवंशी 2013, वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाईकोर्ट की आज्ञा से समन करवाया जा सकता है 482 में। फिर राजस्थान राज्य बनाम जसवंत सिंह में कहा कि यह आवश्यक नहीं कि समन के लिए जो आवेदन है वो परिवादी के द्वारा ही किया जाए, अभियुक्त भी ऐसा आवेदन कर सकता है। परिवादी को आवेदन करने के लिए न्यायालय की अनुमति लेनी होगी, अभियुक्त को आवेदन करने के लिए न्यायालय की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।
अर्जुन लाल बनाम राजस्थान राज्य 2008 में कहा कि जो अपराध समनीय नहीं है उसको 482 का उपयोग कर हाईकोर्ट समन नहीं करवा सकता। लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर हाईकोर्ट चाहे अपराध असमनीय हो और हाईकोर्ट को लगे तो कोर्ट्स जो है उसे समन करवा सकता है। हाईकोर्ट के अलावा कोई निचली अदालतें या ट्रायल कोर्ट समन नहीं करवा सकती। तो ये थी अपनी सेक्शन 320 CRPC, वेरी इंपॉर्टेंट।